हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th बायोलॉजी। जैसा कि हम जनन लेसन आप लोगों का पढ़ रहा है, उसमें मैं आपको ह्यूमन में जनन पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं जनन की जो प्रक्रिया है अलैंगिक जनन, वो मैं एकल कोशीय जनन या एक कोश की जंतु में जनन की प्रक्रिया होती है उस पर चर्चा करूँगी। जनन क्या है आइए देखते हैं। सजीवों के इस गुण को जिसके कारण वह अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं जनन रिप्रोडक्शन कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन की निम्नलिखित 3 विधियां पाई जाती हैं। अलैंगिक जनन जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, कायिक जनन जिसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहेंगे, लैंगिक जनन जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अलैंगिक जनन एक कोश की जंतु में पाया जाता है, जैसे कि प्रोटोजुआ संघ के जो जंतु होते हैं जिनमें अमीबा, पैरामीशियम, यूलिना, इनमें अलैंगिक जनन की क्रिया देखने को मिलती है। कायिक जनन उन प्लांटों में पाया जाता है जिनमें बीज और फूल नहीं लगते हैं, उन प्लांटों में कायिक जनन प्रक्रिया हमें देखने के लिए मिलती है। कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक जनन और आपका कृत्रिम कायिक जनन। इस टॉपिक पर मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगी। लैंगिक जनन आप मानव में पढ़ चुके हैं, और जो हायर प्लांट्स होते हैं जिनमें बीज और फूल बनते हैं उनमें लैंगिक जनन क्रिया हम आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो किन किन विधियों के द्वारा होती है उस पर चर्चा करूंगी, और कम से कम बोर्ड में आपके 4 विधियां लिखने के लिए आती हैं जिसमें आपको फिगर भी बनाना होता है। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यह जनन की सामान्य विधि है जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, इसलिए अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसा भी आता है एकल जीव जनन क्या है, तो जब जनन की प्रक्रिया में दोनों जनकों में से कोई एक जनक भाग लेता है तब उस क्रिया को हम एकल जीव जनन के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन की विधियां, मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द्विविभाजन बाइनरी फिजन, मुकुलन बडिंग, विखंडन फिजन, पुनरुद्भवन रीजनरेशन, बीजाणु जनन स्पोरुलेशन। अब अलैंगिक जनन की विधियों में आपको कम से कम 4 विधियां जरूर तैयार होनी चाहिए, कम से कम 4 आपकी बोर्ड में पूछी जाती हैं। अब पहली जो आपकी अलैंगिक जनन की विधि है द्विविभाजन, जिसको हम बाइनरी फिजन कहेंगे। इसमें इस प्रकार का अलैंगिक जनन एक कोश की जीवों में देखने को मिलता है, जैसे संघ प्रोटोजुआ के सदस्य अमीबा, यूलिना आदि में। इसमें जीव शरीर जो कि एक कोश की होता है समसूत्री विभाजन द्वारा 2 संतति भागों में बढ़ जाता है। संतति कोशिकाएं समय के साथ वयस्क होती जाती हैं और वयस्क होकर पुनः यही क्रिया दोहराती हैं। अब द्विविभाजन में जो प्रोटोजुआ के सदस्य हैं अमीबा और यूग्लिना, इसमें जब ये क्रिया होती है तो समसूत्री विभाजन के द्वारा इसका जो बॉडी पार्ट होता है वो 2 भागों में डिवाइडेड हो जाता है, जैसा कि हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो जनन की प्रक्रिया होगी वो जीवाणु अमीबा यूग्लिना में होगी। इस तरीके से जनक होगा, इसमें केंद्रक का विभाजन पहले होगा, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। इसके बाद इस तरीके से जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक के विभाजन के बाद इसका बॉडी पार्ट थोड़ा सा सिकुड़ने लगेगा और ये 2 पार्टों में डिवाइडेड हो जाएगा, जिसको हम पुत्री अमीबा के नाम से जानेंगे। और इस तरीके से एक बॉडी पार्ट से 2 पुत्री अमीबा बन जाएंगी। अमीबा में द्विविभाजन की क्रिया है ये, और मलेरिया में बहुविभाजन के द्वारा इस तरीके से आपके बहुत सारे जो केंद्रक होंगे वो डिवाइडेड हो जाएंगे, और इस क्रिया को हम बहुविभाजन के नाम से जानते हैं। तो आपको जो आप द्विविभाजन क्रिया लिखेंगे उसमें आपको चित्र भी देना पड़ेगा। दूसरी प्रक्रिया है मुकुलन, जिसको हम कहेंगे बडिंग। इस विधि में जीव शरीर पर एक अतिवृद्धि विकसित होती है जिसे मुकुल कहते हैं। मुकुल लगातार वृद्धि करती रहती है तथा कुछ समय बाद प्रत्येक पौधे से अलग होकर नए पौधे को जन्म देती है। यह प्रक्रिया हाइड्रा और ईस्ट में देखी जा सकती है। अब ये चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये ईस्ट कोशिका का चित्र है जिसमें ईस्ट में मुकुलन की प्रक्रिया हो रही है। प्रत्येक ईस्ट में अतिवृद्धि के द्वारा इस तरीके से ग्रोथ होगी और अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये बॉडी पार्ट इस जनक कोशिका से अलग हो जाएगा और अपने ही समान कई सारी पुत्री कोशिकाएं बनाएगा। आगे अगली जो आपकी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है वो है बीजाणु जनन, जिसको स्पोरुलेशन कहेंगे। यह वास्तव में बहुविखंडनी है। इस प्रकार के जनन में कोष्ठयुक्त संरचनाएं बनती हैं जिन्हें हम बीजाणु कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में इस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर प्रत्येक बीजाणु से नए जीव की उत्पत्ति होती है।
अब इस प्रकार का जनन आपको एग्जाम्पल भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, जो आपको गोले फिल करने होते हैं, उसमें ये पूछा जा सकता है कि अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है या राइजोपस में किस प्रकार का जनन होता है। तो आपको एग्जाम्पल भी तैयार होने चाहिए। तो जो आपका बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी वो अमीबा में देख सकते हैं। प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है, मच्छर, प्लाज्मोडियम बाइबैक्स, प्लाज्मोडियम ओविल, कई सारी प्रजातियां मच्छरों की होती हैं। राइजोपस ये कवक है, फंगाई, पेनिसिलियम ये भी कवक है, फंगाई। तो इस तरीके से हमें अमीबा, प्लाज्मोडियम, राइजोपस, पेनिसिलियम में जो स्पोरुलेशन की क्रिया है वो देखने को मिलती है। इस तरीके से अनेक जो केंद्रक होंगे वो कई सारे केंद्रकों में डिवाइड हो जाएंगे और अनेक सारे केंद्रक डिवाइड होकर अनेक आपके बीजाणु बनाएंगे और प्रत्येक बीजाणु से नई कोशिका डेवलप हो जाएगी। हेडिंग नीचे आप चित्र के डालेंगे, अमीबा में बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन। अगली चौथी जो आपकी जनन की प्रक्रिया है पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन। अमीबा में पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता होती है। यदि इसे छोटे टुकड़ों में काट दें तो सभी ऐसे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश भी है वृद्धि करके पूर्ण अमीबा बन जाता है। वे टुकड़े जिनमें केंद्रक का अंश नहीं होता है शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह क्षमता हाइड्रा तथा स्पंज में पाई जाती है। कहने का क्या मतलब हुआ, अमीबा को अगर हम उसके बॉडी पार्ट को कई पार्टों में डिवाइड करें और उसके बॉडी पार्ट में अगर केंद्रक प्रेजेंट है तो वो जितने भी टुकड़े आप उसके करोगे वो अपने समान जंतु को बना लेगा। यह प्रक्रिया रीजेनरेशन कहलाती है और यह प्रक्रिया आप हाइड्रा प्लस स्पंज जो होता है उसमें भी आप देख सकते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये प्लेनेरिया जंतु है। इस प्लेनेरिया जंतु के बॉडी पार्ट को जब हम देखेंगे तो इसके बॉडी पार्ट को जब हम कट करेंगे, जैसे हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया, अगर तीनों पार्टों में केंद्रक प्रेजेंट है तो तीनों पार्ट एक नया प्लेनेरिया विकसित कर लेंगे। तो इस क्रिया को हम रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन के नाम से जानते हैं। अब पुनरुद्भवन का जो आपका क्वेश्चन है उस पर शॉर्ट नोट कई सारे सनों में आपके बोर्ड में पूछा गया है। तो आप लोगों को ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है रीजेनरेशन का, उसकी थ्योरी प्लस आपको चित्र दोनों ही तैयार रखने हैं। अब अलैंगिक जनन से क्या लाभ होते हैं आइए देखते हैं। एडवांटेजेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जनन एक जनक द्वारा होता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। किसी एक जनन के द्वारा ही जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अनेक पौधों जैसे शैवाल, एल्गी में प्रतिकूल परिस्थितियां व्यतीत करने का साधन भी है। एल्गी जो होते हैं जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं तो वो कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में चले जाते हैं, तो इनके विश्राम करने के समय को भी ये रिलेट करता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण, भ्रूणीय विकास आदि क्रियाएं नहीं होती। जैसे कि आप हायर प्लांट्स में देखते हैं उनमें युग्मकों का निर्माण भी होता है और यह आपने मनुष्य में जनन में देखा होगा, उनमें जो शुक्राणु अंडाणु बनते हैं ये सब अलैंगिक जनन में नहीं देखा जा सकता है। ना ही भ्रूणीय विकास की क्रियाएं आप देख सकते हैं। हानियाँ क्या होती हैं इनमें, नई प्रजाति का विकास नहीं होता है क्योंकि जनक अपने ही समान संतति उत्पन्न करते हैं, तो वो जनक जो होता है जो उसकी संतति होती बिल्कुल हूबहू जनक के समान होती। तो इस तरीके से जब संततियाँ बनती जाती हैं तो वो दुर्बल संततियाँ होती हैं। दूसरा देखेंगे, इस जनन की निरंतरता से संतति कैसी दुर्बल हो जाती है। तो जब लगातार जनकों के समान ही संतति उत्पन्न होगी, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, तो निश्चित बात है कि वो संतति कैसी कमजोर होगी और नई प्रजाति का विकास भी इसमें नहीं होता है। तो कभी कभी अलैंगिक जनन से लाभ और हानियाँ भी अलग से आपके शॉर्ट में 2 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। तो अलैंगिक जनन में आप लाभ, हानियाँ प्लस जो 4 विधि हैं, आपको चारों विधियाँ विचित्र तैयार करनी है।